बहुत बहुत शुक्रिया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, जिनकी बातें आपने सुनी और उन्होंने आपका खैर मकसद इस्तेमाल किया। हमारे इस मंच पे कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और खास तौर पे तरुण कुमार जी से मैंने आग्रह किया एक हफ्ते पहले कि सर आप अगर आ जाते तो बहुत बढ़िया होता। दूसरे वक्ता की फ्लाइट डिले हो गई क्योंकि वहाँ कुहासे का आलम है, लेकिन जब वो बैठ गए थे फ्लाइट पे 10:30 बजे, मैं बैठ चुका हूँ, उम्मीद है कि वक्त पे आ जाऊँगा। मुझे खुशी इस बात की है कि सदाकत आश्रम में आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को इस तारीखी जगह पे रखने का मकसद है, ये याद रखिए कि आज के दिन, आज के समय में वैचारिक शून्यता से भरे हुए लोगों का राज है, और जब वैचारिक शून्यता होती है, विचार में कमजोरी होती है, तो गवर्नेंस भी ठीक नहीं होता। और इसीलिए इस मुल्क में जो गवर्नेंस है, जो पॉलिसीज हैं, वो इसीलिए ऐसी हैं कि लोग बौद्धिक नहीं। सदाकत आश्रम का इतिहास, आंदोलन का इतिहास तो है ही, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का इतिहास तो है ही। बौद्धिक स्तर पे जो सदाकत आश्रम की अहमियत है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को बेहतरीन तरीके से याद किया, और वो तमाम श्रेय हमारे अध्यक्ष जी को जाता है, हर साल वो करते हैं, और उस बहाने और श्री कृष्ण बाबू को याद करते हैं। लेकिन एक पहलू श्री कृष्ण बाबू के मामले में छूट जाता है। उनके कार्यक्रमों के बारे में, बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात होती है, दलितों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि श्री कृष्ण बाबू जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष लोग थे, कंटेम्पररी लोग थे, और ऐसा कई बार हुआ है कि किताबों का आदान प्रदान श्री कृष्ण बाबू और जवाहरलाल नेहरू जैसा विद्वान किया करता था। यह जो आयाम है उनका, उसको हम या तो अनदेखा कर देते या उस भीड़ भाड़ में ये बात आ नहीं पाती। बौद्धिक तौर पर श्री कृष्ण बाबू और बिहार के वो तमाम बड़े नेता जिनका के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे भी अपनी जिंदगियां गुजारी, लेकिन किताबों से उनका रिश्ता कभी नहीं छूटा। और जिस समाज का, जिस नेता का, जिस कम्युनिटी का किताबों से रिश्ता नहीं छूटता, वही बुनियादी तौर पर समाज को आगे लेके बढ़ा सकता है। हाल के दिनों में हम देखते हैं कि हम सब लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, हमारा रिश्ता किताबों और करंट अफेयर से, राजनीतिक करंट अफेयर्स तो हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये जो लॉजिक है, लॉजिकली जो सोचने का समाज बनना था, जो जवाहरलाल नेहरू के साइंटिफिक टेम्पर, वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। और आज तो हद ये हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में बहुत ही हास्यास्पद बात कही, बहुत मजेदार बात है, इसको बार बार दोहराना चाहिए। दुनिया में कोई भी बीमारी का इलाज साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी में करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी खुद भी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और साइंस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की, उसको ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेबोरेटरीज के अंदर ही बीमारी का इलाज होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कोरोना के जमाने में बहुत ही साइंटिफिक बात सुनाते हैं
कि कोरोना सुई से नहीं जाएगा, टैबलेट से नहीं जाएगा, वो ताली बजाने से जाएगा, थाली पीटने से जाएगा। याद है ना आप लोगों को, जिस देश का प्रधानमंत्री इतना अवैज्ञानिक सोच का हो तो हालत ऐसी बनी ही थी। जिस देश में आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने डिग्रियों के मामले में झूठ बोले, तो इस देश में पॉलिसीज के लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे वही होना था जो आज हो रहा है। ये मैं उस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में बौद्धिक और विवेक की कमी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन जैसे सैकड़ों लोग बेइंतहा पढ़े लिखे लोग थे, बैरिस्टर थे, मजबूत व्यक्ति थे, लेकिन उसके बाद भी समाज के लिए और समाज में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने का जो काम किया और देश को आजाद दिलाने का जो काम किया, उसी की बुनियाद पे आज हम बहुत आराम से हैं। तो बौद्धिकता का स्तर अगर हमारा कमजोर होगा तो हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। हमारा विचार अगर मजबूत नहीं होगा तो हम इधर उधर झांकने लगते हैं। आज मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कम से कम कांग्रेस ने आज भी, जो भी पार्टी मौजूद है यहां सब सहयोगी हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर बौद्धिकता का स्तर दूसरे के मुकाबले में आज भी बहुत बड़ा है। सदाकत आश्रम को हम लोगों ने यह तय किया है कि सदाकत आश्रम को राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का एक सेंटर तो बनना ही है, साथ साथ बौद्धिकता का भी एक स्तर बने। इसलिए हमारे इतिहास में जो लोग इतिहास पुरुष हैं, जिन्होंने समाज बदला है, उन सब के का जो बौद्धिक स्तर है उस पर हम लोग इस तरह का वाद विवाद और गोष्ठी कराएं, ताकि हमारा अपना स्तर, हमारी सोच, हमारी पकड़ उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा मजबूत हो सके। इसीलिए ये गोष्ठी आज हम कर रहे हैं और हम तमाम जो कांग्रेस के सहयोगी हमारे मित्र हैं, अभी एमएलए हमारे चीफ विप आ चुके हैं, राजेश राम जी यहाँ, तो हम सब लोगों को इसका प्रयास करना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मुझे एक सेंटेंस, वो सेंटेंस है सरोजिनी नायडू का। खुद में बहुत बड़े विद्वान थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थी, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा कि जब मौलाना आजाद की पैदाइश हुई थी तो वो 50 वर्ष के थे। आप इसके माने समझ रहे हैं? उनकी इल्म की गहराई, सब्जेक्ट की गहराई इतनी मजबूत थी कि जिसको सरोजिनी नायडू जैसा आदमी लकब की पर्सनालिटी लकब थे कि उनकी उम्र तो पैदाइश के वक्त 50 साल की हो चुकी। वो इतने संजीदा थे। अपनी कम उम्री के जमाने में ही 4 साल की कैद इसी रामगढ़ झारखंड में हुई और उन्होंने उस वक्त दो अखबार शाया किया, अल हिलाल और अल बलाग। 15-16 साल की उम्र थी उनकी। एक बार वो उनको बुलाया गया तो उनके मैगजीन्स, उनके जो मज़ामीन और उनके सब्जेक्ट्स जब जाते थे लोगों के बीच बहुत मशहूर होने लगे। तो एक बार कॉन्फ्रेंस हुआ लाहौर में, तो ये कहा गया कि भाई इसके जो एडिटर है उनको बुलाया जाए। तो इनको चिट्ठी आई है, उस एडिटर के कॉन्फ्रेंस में वो गए। तो जब उनसे मुलाकात हुई, बोले कि आप खुद आए या आप अपने वालिद साहब के साथ आए? बोले नहीं, मैं ही अबुल कलाम आजाद। उतनी कम उम्र में, और फिर उनकी वो बहुत ही मशहूर तकरीर। अल हिलाल और अल बलाग की से ब्रिटिश साम्राज्य इतनी घबरा गई